बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद याकूब और आप देख रहे हैं MY सॉल्यूशंस। दोस्तों, आज मैं दोबारा से एक आपके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। और लास्ट टाइम मैंने कुछ पिछले वीक मैंने आपको बताया था कि कंटेंट राइटिंग कैसे करते हैं, और कंटेंट राइटिंग करने का मैंने आपको प्रैक्टिकल तरीका बताया था। आज की इस वीडियो में मेरा जो टॉपिक होगा दैट विल बी नोन एज कि आप अगर एकेडमिक राइटिंग करना चाहते हैं तो एकेडमिक राइटिंग किस तरह से की जाएगी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि राइटिंग करना चाहते हैं, राइटिंग करना जानते हैं। मैं अभी भी आज भी मुझे बहुत सारी जो है ना कोई क्यूरीज रिसीव हुई हैं कि सर हमें कंटेंट राइटिंग के बारे में बताया जाए, कंटेंट राइटिंग मज़ीद हम करना चाहते हैं। तो मैं उनको यही रेफ़र करता हूँ कि भाई मेरी वीडियो प्रैक्टिकली एक पड़ी है, आप उसको जाके सर्च कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं। तो वो लोग जो मुझसे एकेडमिक राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, एकेडमिक राइटिंग क्या होती है, एकेडमिक राइटिंग किस तरह से की जाती है, वो लोग अगर चाहते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को सीखा जाए, तो मैं आज प्रैक्टिकल लेकर यहाँ पे हाजिर हुआ हूँ। मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी यूट्यूब के ऊपर, कहीं पर ही मैंने कोई ऐसी वीडियो नहीं देखी। यूट्यूब चलो छोड़ दे, एक अलग बात है, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को नहीं देखा कि कोई बंदा आकर आपको प्रैक्टिकली वो चीज़ सिखा रहा हो। ऐसे कर लें, ऐसे कर लें, ये होता है, वो होता है, ये बातें तो आपको बहुत सारे लोग बताएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल इंशाल्लाह आपको इस चैनल के थ्रू मिलेगा। तो उस वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अब बात करते हैं अपने उस ट्यूटोरियल की, किस तरह से हमने ओवरऑल काम करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि इस एकेडमिक राइटिंग के अंदर क्या होता है, क्लाइंट आपको इंस्ट्रक्शन सेंड करता है। प्रॉपरली आपको इंस्ट्रक्शन मिलती हैं, वो या किसी वर्ड फाइल में हो सकती हैं, या आपको आपके ईमेल आईडी के ऊपर मिल सकती हैं, या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ज़रिए से उसको गेट कर रहे हैं। व्हाट्सएप के ऊपर भी आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है कि ये मेरा प्रोजेक्ट है, मुझे इसके मुताबिक आप मेरी असाइनमेंट, मेरी जो भी मेरा राइटअप है वो बनाकर दे दें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे रिसेंटली जो क्लाइंट ने काम सेंड किया था, उसने जो मुझे प्रॉपरली बताया था कि मेरा ये प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए। तो देखें, ये प्रोजेक्ट है फाइनल प्रोजेक्ट कोर्स स्पेसिफिक ग्रेजुएशन में। ये मैं प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ और रियल टाइम ये काम होगा। रियली इसके अंदर मैं आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह से आपने टॉपिक चूज करना है, क्लाइंट ने इंस्ट्रक्शंस के अंदर क्या बात कही है और उसको किस तरह से हमने टैकल करना है और हमने कैसे इसको सॉल्व करना है। तो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक मैं आपको देखते रहिएगा, इसमें बहुत सारी बातें आपको सीखने को मिलेंगी कि किस तरह से हमने काम करना है, कैसे हमने टॉपिक चूज करना है, किस तरह से हमने पूरा ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बनाना है, और किस तरह से हमने अपने काम को प्रॉपरली एनालाइज करके, प्लेजरिज्म से फ्री करके, सारी की सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रिमूव करके, और किस तरह से हमने इसकी फाइनल शेप जो है वो क्लाइंट तक पहुंचानी है। तो अब देखें, ये इससे प्रोजेक्ट गाइडलाइन दी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को आप चूज करें। एग्जांपल के तौर पर इसने कहा है कि आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन भी ले सकते हैं जो कि जहां पर आप फुल टाइम काम करते हो या आप पार्ट टाइम काम करते हो एज अ वॉलंटियर, या फिर आप वहां पर जॉब करते हैं। तो आपने करना क्या है कि इस फील्ड में रहते हुए आपने क्या किया, आपने वहां पर जॉब की। जॉब करने के दौरान जो आपने वहां पर एथिकल कंसर्न्स आपने वहां पर सीखे हैं, जो आपने वहां पर देखी हैं, जो वहां प्रॉब्लम्स आपको, मॉरल प्रॉब्लम्स आपको वहां पर नजर आई हैं, वो सारी की सारी आपने वहां पर जो ऑब्जर्व की हैं उसके बारे में आपने पूरा ये एक प्रोजेक्ट बनाना है। उसके बाद मजीद उसने कहा है कि आपने नीचे दिए हुए जो 5-6 टॉपिक्स हैं, इनमें से आपने कोई एक टॉपिक चूज करना है, उसके बारे में आपने डिस्कशन करनी है। लेकिन याद रहे कि टॉपिक ए इज मस्ट टू बी इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट फॉर ऑल स्टूडेंट्स। हर जो स्टूडेंट है उसने अपने टॉपिक के अंदर, अपने उस काम के अंदर, अपने उस राइटअप के अंदर इसको लाजमी तौर पर बयान करना है। एक पैराग्राफ आपने जस्ट इसका बताना है। बाकी इसने मजीद आगे जो ना ओवरऑल बताया है कि इसकी प्रेजेंटेशन भी चाहिए होगी। तो प्रेजेंटेशन तो मैं इस वीडियो में आपको जो है ना बताऊंगा तो बहुत लंबा काम हो जाएगा। प्रेजेंटेशन की मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि आपने अगर एक एकेडमिक प्रोजेक्ट मुकम्मल किया है
अब उस एकेडमिक प्रोजेक्ट के मुकम्मल करने के बाद किस तरह से उसी को आपने पावर पॉइंट में कन्वर्ट करना है। बड़ा इजी काम है, सिंपल सा काम है। मेन काम है कि आपने अपना राइटअप बनाना है। राइटअप कैसे बनेगा, किस तरह से बनेगा, उसने मजीद गाइडलाइन दी है। सबसे पहले उसने कहा है कि नंबर 1 में आपका इंट्रोडक्शन सेक्शन होना चाहिए, जिसमें आपने प्रॉपर डिस्क्राइब करना है कि आप किस कंपनी की बात करने जा रहे हैं, उस कंपनी का प्रॉपर आपने थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देना है। और फिर आपने बताना है कि आपका ये जो प्रोजेक्ट है जो आप करने जा रहे हैं, इसमें आपने बेसिकली इसको करने का मेन मकसद क्या है। देन नंबर 2 पे आता है कि उसने कहा है कि रिव्यू करें एथिकल थीरीज का। ये जो पॉइंट नंबर 1 है ना, नॉर्मेटिव थीरीज फॉर प्रोफेशनल एथिक्स, इसको उसने कहा है कि हर स्टूडेंट ने इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। तो उसके बारे में कहा है कि एक आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देनी है कि जो प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो बेसिकली होते क्या हैं। ये काम हो गया। सेकंड पॉइंट आपका ये बन जाएगा। तीसरा पॉइंट आपका बनेगा कि बॉडी सेक्शन में आपने बताना है ओवरऑल कि आपने कौन कौन से इश्यूज वहां पर देखे हैं और उन इश्यूज का सोल्यूशन क्या है। देन नंबर 4 पे आता है कि आपने एनालिसिस बयान करने हैं और आपने बताना है कि जो आपने पॉइंट नंबर 3 के अंदर सोल्यूशन दिए हैं ना, उनकी रीजन क्या है, किस वजह से आपने उनको वो सजेस्ट किया है। और फाइनली आपने कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस आपने बयान करनी है और एंड पर रेफरेंसेस देकर आपने इसको प्रॉपरली क्लियर कट आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है इसको आपने बना देना है। तो ये मैं आपको रियल टाइम प्रॉपरली आपको ये करके दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, लेकिन ईच एंड एवरीथिंग मैं यहाँ पर आपको बनाकर दे रहा हूँ। मैं आपको ये दावा तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि दावा जो है ना वो एक बहुत बड़ा वर्ड बन जाता है। तो दावा हम अपने वर्क के लिहाज से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आपको ये एश्योर करता हूँ, आपको मैं इस बात की श्योरिटी देता हूँ कि अगर आप ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देख लेते हैं तो इंशाल्लाह आपको जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी आपको इश्यूज फेस करना पड़ते हैं एकेडमिक राइटिंग के दौरान, वो इंशाल्लाह आपके ख़त्म हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसकी ओवरऑल ये इसकी डेडलाइन है। देखिए ये एग्जैक्ट रियल बेस काम है, ये जुलाई में जाके इसकी डेडलाइन आनी है। लेकिन मैं आपको ये नहीं कि किसी का पहले उठाया हुआ काम जो है वो आपको दिखा दूंगा, बना के दे दूंगा भाई ये मैंने ये काम किया है, ऐसा नहीं है। ये काम मैं रियल टाइम आपके सामने करने जा रहा हूँ और ये आपको प्रॉपरली मैं आपको बताऊंगा कि आपने इनको करना कैसे है। तो अब मजीद मैं बात को लंबा करने की बजाय मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ। मैंने सोचा है कि मैं इसमें से ये वाला टॉपिक चूज करूंगा, मॉरल इश्यूज, एंड मैं थोड़ा इसका जूम करूं ताकि आपको प्रॉपरली समझ आ सके, क्लियरली नजर आए। मॉरल इश्यूज इन रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन पॉलिसीज एंड डिसीजन, ये मैंने टॉपिक चूज किया है कि मैं उस जगह पर उस कंपनी में काम कर रहा था या जॉब कर रहा था, तो वहां पर मॉरल इश्यूज कौन कौन से मैंने फेस किए, कौन कौन से मैंने मॉरल इश्यूज देखे हैं और किसके अंदर मॉरल इश्यूज हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के अंदर। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन के दौरान कौन कौन सी आपको वहां पर मैंने एथिकल इश्यूज देखे हैं और कैसे उनको मैंने सॉल्व करना है। अच्छा, ये मैंने टॉपिक चूज कर लिया। अब सिंपली आपने करना क्या है, आपने एक कंट्रोल एन करके नई फाइल ओपन करनी है और सबसे पहले आपने इस फाइल को सेव करना है। तो मैं इसको पहले सेव करता हूं, मॉरल एथिक्स के नाम से मैं इस फाइल को सेव कर लेता हूं। कहां पर सेव करूंगा, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं। ये सेव कर लिया, फाइल सेव हो गई। ये देखिए मॉरल एथिक्स के नाम से यहाँ पर फाइल सेव हो गई। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने प्रॉपरली इसकी आउटलाइन तैयार करनी है। सबसे पहले आपने इसकी आउटलाइन तैयार करनी है। आउटलाइन आपको यहाँ पर बनाकर दी हुई है। सबसे पहले आपने देना है इंट्रोडक्शन, इसके बाद आपने देना है रिव्यू ऑफ एथिकल थ्योरीज, रिव्यू ऑफ एथिकल थ्योरीज। नंबर 3 पे आता है बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन में आपने प्रॉपरली बात करनी है कि आपने मॉरल इश्यूज कौन से देखे हैं, मॉरल इश्यूज एंड देयर सॉल्यूशन। मॉरल इश्यूज कौन कौन से देखे हैं आपने और उनके सॉल्यूशंस क्या होंगे। देन आपने बताना है नंबर 4 में फाइंडिंग्स एंड एनालिसिस, फाइंडिंग्स एंड एनालिसिस। उसके बाद कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद फिर फाइनली आपने देने हैं रेफरेंसेस। तो ईच एंड एवरीथिंग मैं आपके सामने प्रॉपर प्रैक्टिकल यहां पर करने जा रहा हूं।
तो अब ये मेरे पास एक आउटलाइन बन गई है। अब मैंने करना क्या है, मैंने इस आउटलाइन को प्रॉपरली इसके तहत मैंने चलना है। उसने इंट्रो में कहा था कि आपने इंट्रोडक्शन के अंदर बात करनी है कि बेसिकली आपने कंपनी कौन सी चूज की है और कंपनी को चूज करने के बाद आपकी उस प्रोजेक्ट को करने का मेन पर्पस, मेन मकसद क्या है। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपने डायरेक्टली ये नहीं कहना कि मेरी सिलेक्टेड कंपनी ये है, ये ऐसे ऐसे होता है, ये कंपनी वो थी, ऐसे मैंने काम किया, वहां पर ये काम किया, ये कंपनी ये काम करती है। इस तरह से आपने प्रॉपरली डायरेक्टली स्टार्ट नहीं करना। थोड़ा सा आप ना बिल्कुल ओवरऑल उसका ओवरव्यू बनाएं कि बेसिकली आजकल का जो हालात है, जो सिनेरियो है वो क्या है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर सबसे पहले एक इसका अच्छा सा इंट्रोडक्शन देना है। अब इंट्रोडक्शन किस तरह से दिया जाएगा, वी आर लिविंग, तो ये देखिए मैंने आपके सामने लिखा है कि हम मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, यहाँ पर जो चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही हैं। सारा मैंने एक ओवरव्यू बना दिया है कि बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपने काम को चलाने के लिए डिफरेंट पर्सनस को, डिफरेंट लोगों को हायर करती हैं। तो ये मैंने एक पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया। याद रखिएगा कि एकेडमिक राइटिंग करते हुए आपने पैराग्राफ को 100 to 120 की रेंज, 120 वर्ड्स की रेंज में रखना है। इससे ज़्यादा आपने वर्ड्स नहीं लिखने, कम थोड़े बहुत हो जाए लेकिन इससे ज़्यादा आप कोशिश करें कि ना जाएं। देन आपने क्या बात करनी है, अब आपने बात करनी है कि आपकी सिलेक्टेड कंपनी कौन सी है। यहां लिखे माई सिलेक्टेड कंपनी। अब यहाँ पर ये अब ना लाजमी नहीं है कि आप कोई रियल टाइम कंपनी ले, उसने आपसे ओवरव्यू मांगा है कि आपने वहाँ पर कौन से एथिकल इश्यूज देखे हैं। तो आप यहाँ पर कोई भी हाइपोथेटिकल कोई भी कंपनी लेकर अपने माइंड में कोई भी कंपनी जनरेट करके आप उसके बारे में बात कर सकते हैं कि मैं उस कंपनी में एज ये इस पोस्ट पर काम कर रहा था, वहाँ पर ये ओवरऑल सिस्टम जो है वो चल रहे थे। तो अब मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि मैं इग्निशन सॉल्यूशंस के नाम से मैंने एक कंपनी है वो चूज़ की थी और वहाँ पर मैंने काम किया। तो ये द नेम ऑफ कंपनी विच आई ज्वाइंड एज एन असिस्टेंट मैनेजर टू द मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स वाज इग्निशन सॉल्यूशन। अब ये मैंने बता दिया कंपनी क्या करती है, कंपनी का नाम क्या था, कंपनी क्या काम कर रही थी, उसकी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, क्या क्या काम कर रही थी। तो मैंने जस्ट कंपनी का एक ओवरव्यू दे दिया है। अब उसने मजीद जो है ना इंस्ट्रक्शन के अंदर कहा हुआ था कि इंट्रोडक्शन में आपने मजीद बताना है कि आपका ये प्रोजेक्ट करने का मेन पर्पस क्या है। अब मैं यहाँ पर पर्पस लिखने जा रहा हूँ, द पर्पस ये मैंने लिख दिया। द पर्पज ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू डिस्कस माई प्रैक्टिकल लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच आई ज्वाइंड लास्ट ईयर। ये मैंने उसका लिख दिया कि किस तरह से हम, ये मैंने आपके सामने लिख दिया है कि किस तरह से कंपनी, मैं इस प्रोजेक्ट को कर रहा हूं, तो इस प्रोजेक्ट को करने का मकसद क्या है। अब हम बात करते हैं इसकी जो एथिकल थीरीज। देखिए एथिकल थीरीज के लिए आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको जाना पड़ेगा गूगल में जाके सर्च करें। यहाँ पे आपने सर्च करना है नॉर्मेटिव थीरीज ऑफ एथिक्स, नॉर्मेटिव थीरीज ऑफ एथिक्स। ये आप सर्च करेंगे आपके सामने बहुत सारी थीरीज आ जाएंगी। यहाँ से आप बेहतर है कि चले जाएं विकिपीडिया में। विकिपीडिया में आप जाएंगे तो यहाँ पर देखें ये नॉर्मेटिव थीरीज यहाँ पर अवेलेबल है कि नॉर्मेटिव थीरी बेसिकली होती क्या है। यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा। और उसके बाद थीरीज कौन सी हमने पढ़ी हैं इस सेमेस्टर में, ये पूछा हुआ है इंस्ट्रक्शंस के अंदर कि हमने कौन कौन सी थीरीज को पढ़ा है, तो आपने उनके बारे में एक ओवरव्यू देना है। तो अब मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ कि नॉर्मेटिव थ्योरी बेसिकली होती क्या है। तो नॉर्मेटिव थ्योरीज क्या होती हैं मैं यहाँ पर लिखता हूँ आपके सामने, देखेंगे मैंने आप लिख दिया नॉर्मेटिव एथिकल थ्योरीज कौन सी हैं जो मैंने सेमेस्टर में पढ़ी हैं ओवरऑल, उसके बारे में पढ़ने जा रहा हूँ। मैंने सारी थ्योरीज को 1 by 1 यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, अब इसके बाद अब मैंने जो बेसिकली बात करनी है वो है, मेरा टॉपिक है मॉरल इश्यूज एंड देयर सॉल्यूशन। मॉरल इश्यूज कौन कौन से होंगे और उनके सॉल्यूशंस कौन कौन से होंगे। अब यहाँ पर मॉरल इश्यूज कौन से हैं, मैंने अब यहाँ पर इसका स्टार्ट करना है कि मैंने इग्निशन सॉल्यूशंस के अंदर रहते हुए, मैंने अपनी पोस्ट के जरिए से, मैंने अपनी पोस्ट पर रहते हुए मैंने ये इश्यूज वहाँ पर देखे हैं। ठीक है, पहले मैंने उसका थोड़ा सा मैं ओवरऑल जो है वो व्यू दूंगा। उसके बाद फिर मैं प्रॉपर बताऊंगा कि आपके कौन से मॉरल इश्यूज हैं, उनका क्या सॉल्यूशन है, देन फिर मैं आगे बात करूंगा।
तो यहाँ पर लिखूंगा ड्यूरिंग माई टेन्योर मैंने वहाँ पर जो चीज़ें देखी हैं वो सारा का सारा ये मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। ये मॉरल इश्यूज हैं और मैंने वहाँ पर क्या क्या फील किया, क्या क्या मैंने वहाँ पर प्रॉब्लम्स देखी, और अब एथिकल जो वहाँ पर मैंने रूल्स जो प्रॉब्लम्स देखी हैं, जो इश्यूज देखे हैं, वो मैं यहाँ पर डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट वन मैंने देखा वहाँ पर कि अनएथिकल एम्प्लॉय रेफरल प्रैक्टिसेस। होता है ना कि बात का जो कंपनी के जब भी कंपनी में कोई जॉब आती है तो जो उनके सीनियर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं वही अपने किसी जानने वाले को, अपने किसी रिश्तेदार को, अपने किसी फ्रेंड को, अपने किसी फ्रेंड के दोस्त को, भाई को, इस तरह से जो भी उनके रिलेटिव्स के अंदर आते हैं, रिश्तेदारों के अंदर आते हैं, उनमें से किसी बंदे को रेफ़र करते हैं कि कभी इस बंदे को आप इस फलां पोस्ट के लिए हायर कर लें। तो उससे होता ये है कि कंपनी को प्रॉपर फौरी तौर पर एक एम्प्लॉय तो मिल जाता है, लेकिन क्या वो एम्प्लॉय बेहतर है, अच्छा है, सही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या वो कैपेबल भी है कि नहीं है, इस चीज़ को मैंने सारा का सारा इस पैराग्राफ के अंदर मैंने एक्सप्लेन किया है कि इग्निशन सोल्यूशन में रहते हुए मैंने ये प्रॉब्लम्स वहाँ पर फील की हैं। इसका सोल्यूशन क्या है कि द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज टू हायर एम्प्लॉयज़ ऑन मेरिट बेसिस, कि आपने एम्प्लॉयज़ को मेरिट पर हायर करना है। अगर आप मेरिट पर हायर करेंगे तभी जाकर कंपनी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में कॉन्फिडेंट हो सकती है। ये मैंने पहले इसको एक्सप्लेन किया कि ये बेसिकली इशू क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। देन आप नेक्स्ट वन मैंने जो फील किया वो था कि अनएथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया। अच्छा, आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने जो पॉइंट्स निकाले हैं, ये अनएथिकल एम्प्लॉय रेफरल प्रैक्टिसेस और ये सारे के सारे किस तरह से मैंने निकाले हैं। जस्ट आपने गूगल करना है और आपने यहाँ पर लिखने हैं कि मॉरल इश्यूज वाइल रिक्रूटिंग एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन करते हुए आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं, मॉरल इश्यूज कौन कौन से आपको फेस करना पड़ते हैं। तो इसमें से ये देखिए यहाँ पर ही चंद एक आपको बता देगा कि इसमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। आप पहले जो 3-4 आपको लिंक्स मिलेंगे ना, इन्हीं में से आपको वो पॉइंट्स मिल जाएंगे जिन पॉइंट्स की बेस पर आप अपनी उस पूरे टॉपिक को लेकर एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई ये बड़ा मुश्किल होता है, कंटेंट राइटिंग, एकेडमिक राइटिंग बड़ी मुश्किल होती है, एकेडमिक राइटिंग करना बड़ा जो है ना आसान काम नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं है, जस्ट थोड़ी सी आपकी कंसंट्रेशन चाहिए होती है। अब नेक्स्ट क्या होगा कि मैंने फिर नेक्स्ट जो टॉपिक लिया है वो है जी सोशल मीडिया का अनएथिकल यूज़ है। मिसाल के तौर पर अगर किसी बंदे ने जॉब के लिए अप्लाई किया तो जो HR मैनेजर है, जो उनका हायरिंग मैनेजर है, उसने क्या किया, उसने उनका जो सोशल प्रोफाइल उसमें दी हुई है, उस सोशल प्रोफाइल को जाकर अपनी किसी फेक अकाउंट के ज़रिए से उसको सर्च किया कि ये बंदा जो है ना वो क्या काम करता है। ये हमारे सामने तो बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा अच्छा बन ठन के हमारे सामने आया है, लेकिन बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर ये कितना इसका प्रपोज सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन ये है कि जी आपने एम्प्लॉयज़ को जो हायर करना है तो आपने उनको फेक मेक आईडीज़ जो है ना वो आप बनाकर उनको आपने सर्च नहीं करना, और जो HR मैनेजर है वो स्ट्रिक्टली इस टाइप के इश्यूज़ को देखे और किसी भी पर्सन को, किसी भी अपने हायरिंग जो मैनेजर्स हैं उनको प्रॉपरली ये इस बात से रोके कि यार ऐसा काम आपने नहीं करना, नहीं तो हमारी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो ख़राब होगी। नेक्स्ट तीसरा वाला है कि आप जब किसी बंदे को हायर करते हैं ना, तो हायर करने के दौरान उनको ना आप ऑन जॉब ट्रेनिंग देते हैं, ना आप ऑफ जॉब ट्रेनिंग देते हैं। ऑन जॉब ऑफ जॉब ट्रेनिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपने किसी एम्प्लॉय को हायर किया है तो अब वो बंदा आपके कल्चर को जानता नहीं है। जब तक आप उसको ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वो बंदा आपके कंपनी के कल्चर को नहीं समझ पाएगा। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है कि इसका सोल्यूशन ये है कि आप प्रॉपरली अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग दें, ट्रेन करें। जब भी आप किसी बंदे को हायर करते हैं तो आप उसको प्रॉपरली ट्रेनिंग दें ताकि वो बंदा अपने काम पर जाकर प्रॉपरली अपने काम को बखूबी सारा अंजाम दे सके। और चाहे जितना मर्जी वो एक्सपीरियंस है, चाहे जितना मर्जी वो टैलेंटेड है, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है और ट्रेनिंग नहीं है उस जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आपके काम को ठीक करने के बजाय नुकसान भी कर सकता है। तो इसमें उसका कसूर नहीं है, आपका कसूर है कि आपने उसको प्रॉपरली ट्रेन नहीं किया। ठीक है दोस्तों, ये हमने इस सेक्शन को भी पूरा कर लिया कि बेसिकली आपने कौन कौन सी वहाँ पर एथिकल मॉरल इश्यूज देखे थे।
उनका सोल्यूशन क्या था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं, अब हम करने जा रहे हैं कि फाइंडिंग एंड एनालिसिस, के आपने जो यहाँ पर सोल्यूशंस दिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर सोल्यूशन दिया, तो इन सोल्यूशंस का आगे आपने जो दिया है इसका एनालिसिस करके बताएं, रीज़न बताएं कि क्या वाकई ही ऐसा होना चाहिए, वैसा है। तो फाइंडिंग एंड एनालिसिस करते हुए हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले बात करेंगे कि मैंने जो ऊपर सोल्यूशंस दिए हैं उनका जो बेसिकली आगे रीज़न है वो ये है। तो ये देखिए मैंने आपके सामने ये लिखा है, द फाइंडिंग एंड एनालिसिस ऑन द अबव प्रॉब्लम एंड प्रपोज सोल्यूशन इज दैट इन केस ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम थी ना, फर्स्ट प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम है, इसको आप इस तरह से मैंने जो बेस दिया है, जो मैंने रीज़न दिया है उसकी रीज़न ये है, सेकंड रीज़न ये है और थर्ड रीज़न ये है। तो कोई भी सूटेबल सा आपके सामने जो आपकी ओवरऑल आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपने वो बात जो ऊपर सोल्यूशन दिया है उसकी क्या रीज़न है, वो रीज़न आपने यहाँ पर मेंशन करनी है। कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, कि अब आपने यहाँ से कंक्लूजन क्या निकाला और आप क्या रिकमेंड करते हैं। फ्रॉम होल ऑफ द अबव डिस्कशन इट कैन बी कंक्लूडेड वेरी इजीली, हमने ये इस बात को कंक्लूड करते हैं कि आपने जब भी किसी एम्प्लॉय को हायर करना है तो आपने एम्प्लॉय को हायर करना है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, मेरिट पर उनको हायर करें, उनकी आप जो है ना प्राइवेसी को प्राइवेसी रहने दें, जिस हद तक आपका और उनके काम के पॉइंट ऑफ व्यू से उनके साथ लिंक है उस हद तक आप उनसे पूछगिछ कर सकते हैं, उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करना आपका काम नहीं है। और फाइनली जो मैंने रिकमेंडेशन दी है वो ये है कि अब यहाँ पर आपने जितने भी आपने एम्प्लॉयज़ हैं उनको आपने बेस्ट टैलेंट की बेस पर आपने उनको हायर करना है और आपने एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है, आपने फेक आईडीज़ बनाकर उनको ट्रैक नहीं करना, और टॉप मैनेजमेंट जो है वो इस बारे में सख्त पॉलिसीज़ बनाए कि अगर कोई मैनेजर इस तरह काम करता हुआ पकड़ा गया तो उसको हम फौरी तौर पर जॉब से फारिग कर देंगे। और फाइनली क्या होगा, आपने फीडबैक देनी है कि आप अपने जो है एम्प्लॉयज़ के साथ एक अच्छा रिलेशन कायम करें ताकि एम्प्लॉयज़ आपके जो हैं वो आपको बता सकें कि सर यहाँ पर फलां ये काम हो रहा है, और एम्प्लॉयज़ को साथ यूज़ करके अगर आप काम करेंगे तो उनके मुताबिक पॉलिसीज़ बनेंगी तो वो लोग भी आपके साथ सेटिस्फाई हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी ओवरऑल जो काम था वो मुकम्मल हो गया। अब इसके लिए हमें 5 पेजेस रिक्वायर्ड थे, तो 5 पेजेस अगर हम बात करें तो एकेडमिक राइटिंग के अंदर जो स्टैंडर्ड चलता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक 250 टू 275 वर्ड्स होते हैं एक पेज के लिए। तो अब मैंने यहाँ पर तकरीबन 1444 वर्ड्स लिखे हैं, तो मेरा मतलब कि मेरी जो 5 पेजेस की जो लिमिट थी वो मुकम्मल हो गई है, अचीव हो गई है। अब यहाँ पर मेन जो मसला अब नेक्स्ट वन आता है, दैट विल बी नोन एज कि आपने अब यहाँ पर क्या करना है, इसमें रेफरेंसेस देने हैं। कम से कम 5 पेज हैं तो हर पेज के ऊपर एक रेफरेंस आपका आना चाहिए। अब रेफरेंस किस तरह से देने हैं, रेफरेंस देने के लिए अब हम क्या करेंगे, सिंपली आपने सबसे पहले ये इंट्रोडक्शन के अंदर रेफरेंस ना भी आए तो कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है, जस्ट आपने ओवरव्यू दिया हुआ है तो वहाँ पर इसका कोई ऐसा वैसा इशू नहीं है। अब आपने जो मेन हेड है इसे आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी करने के बाद आपने जाना है, कॉपी करने के बाद आपने जाना है यहाँ पर गूगल में, जहाँ पे जाकर सर्च करें गूगल में गूगल स्कॉलर्स में आपने यहाँ पर पेस्ट किया रिव्यू ऑफ एथिकल थीरीज, यहाँ पे आप सर्च करें। सर्च बार में करने के बाद आपने यहाँ पर सिंस 2016 से लेके 2020 तक, ये 4-5 साल का जो अरसा है, इस दौरान जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं रिव्यू ऑफ एथिकल थीरीज के ऊपर, उन एथिकल थीरीज वाले जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे सामने लाए जाए। अब मिसाल के तौर पर मैं फर्स्ट वन खोलता हूँ, इसे ओपन किया, अब ये मेरे सामने एक आ गया है कि भाई इसने ओवरऑल ये आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आपने साइट करना है, आपने इनका रेफरेंस देना है। अब रेफरेंस कैसे देंगे, आपने सिंपली सबसे पहले पता होना चाहिए कि आपने काम करना कैसे है, काम किस तरह से किया जाएगा। तो यहाँ पर अब ये आपने जहाँ पर भी रेफरेंस देना हो वहाँ पर आपने फुल स्टॉप से पहले आपने क्लिक करना है, स्पेस प्रेस करनी है, उसके बाद जाना है आपने रेफरेंसेस में, रेफरेंस पे जाके आपने क्लिक करना है इंसर्ट साइटेशन, इंसर्ट साइटेशन में आपने जाकर क्लिक करना है ऐड न्यू सोर्स, रेफरेंस, इंसर्ट साइटेशन, ऐड न्यू सोर्स। अब ये जर्नल आर्टिकल है,
तो यहाँ से आपने सिलेक्शन करनी है जर्नल आर्टिकल की। ऑथर्स, सबसे पहले आपने यहाँ पर ऑथर्स देने हैं, ये ऑथर यहाँ पर ये अवेलेबल है, आपने 1 बाय 1 इनको सेलेक्ट कॉपी करके पेस्ट कर देना है। अच्छा, अगर आप ऑल्ट टैब यूज करेंगे ना तो यहाँ से वहाँ और वहाँ से यहाँ आना आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा, जल्द से जल्द आप अपना जो काम है वो करके मुकम्मल हो जाएंगे। तो ये आ गया, उसके बाद इसे कॉपी करें, ये सारे के सारे आपने इस तरह से इनको पेस्ट कर देना है। तो ये जी हमने अब टाइटल क्या है इसका, ये टाइटल है, टाइटल कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। जर्नल नेम क्या है, फाउंडेशन एंड ट्रेंड्स इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इस जर्नल नेम है। यहाँ से आप इस साइन को रिमूव कर दें और इसका जो इशू नंबर है, वॉल्यूम नंबर है, वो क्या है, वॉल्यूम नंबर भी 2 है और इशू नंबर भी 2 है। पहले वॉल्यूम नंबर आता है, ब्रैकेट में इशू नंबर आता है। ईयर कौन सा है, यहाँ पे ईयर दिया होगा 2018 है। और पेजेस कितने हैं, पेजेस का भी यहाँ पर जिक्र होगा, ये देखें यहाँ पर पेजेस भी 117 से 236 पेज हैं। ये हमने इसको फिलअप कर दिया। अब कर दें ओके। अब इस तरह करके आपके सामने ये सारे के सारे आप रेफरेंस इस तरह से पेश कर देंगे। अब नेक्स्ट कैसे करना है, आपने मॉरल इश्यूज में आपने रेफरेंस देने हैं। तो यहाँ से आपने अनएथिकल एम्प्लॉय रेफरल प्रैक्टिसेस, इसको आपने कॉपी करके गूगल स्कॉलर में जाके आपने पेश करना है और इस तरह से आपने सारे के सारे रेफरेंस दे देने हैं। अगर मैं सारे रेफरेंस देने बैठ जाऊंगा ना आपके सामने तो बड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, तो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ कि रेफरेंस सब देकर मैं दोबारा से आपके सामने नेक्स्ट कंटिन्यू करता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने सारे सब रेफरेंसेस यहाँ पर मैंने साइटेशंस दे दी हैं। अब मैंने इनके रेफरेंसेस को निकालना है, रेफरेंस को मैंने यहाँ पर करना है। तो अब देखिए रेफरेंस को के लिए हमेशा एक अलग से पेज आपने बनाना होता है। तो रेफरेंस को आपने अलग पेज पर ले जाने के लिए बेहतर है कि आप इसको यहाँ से पेज को ब्रेक कर दें। कंट्रोल एंटर करेंगे तो वो आपका जो पेज है वो वहाँ से उसको ब्रेक कर देगा। अब सारे के सारे रेफरेंसेस मैंने दिए हैं। अब करना कि आपने रेफरेंस में जाना है, रेफरेंस में जाके आप बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने रेफरेंसेस आ जाएंगे। ये देखिए मैंने बिब्लियोग्राफी पे क्लिक किया है तो सब रेफरेंसेस मेरे सामने आ गए हैं। जितने भी रेफरेंस दिए होंगे आपने 10 दिए हो, 100 दिए हो, 1000 दिए हो, 5 दिए हो, 2 दिए हो, जितने भी दिए हो रेफरेंस सारे के सारे आप इस तरह से जस्ट एक क्लिक करना है और सारे के सारे ही आपको रेफरेंसेस की शेप में आपको निकाल कर दे देगा। जो भी आपने ऊपर से उसका स्टाइल सेट किया होगा उसी के हिसाब से वो उनके फॉर्मेट को बना देगा। एपीए है तो एपी के हिसाब से, एमएलए है एमएलए के हिसाब से, शिकागो है शिकागो, हार्वर्ड है हार्वर्ड के हिसाब से, हर तरह से वो आपके उस सिस्टम को उस रेफरेंसेस को उनको कन्वर्ट कर देगा। तो ये रेफरेंसेस भी हमने दे लिए। अब मेन काम आता है कि हमने इसकी ग्रामर चेक करनी है। ग्रामर किस तरह से चेक की जाती है ये मैंने आपको लास्ट टाइम वीडियो में बताया था, वो मैंने बताया था आपको ऑनलाइन। लेकिन अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर आपने ग्रामरली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है अपने सिस्टम में तो यहाँ पर देखिए ये प्लगइन आ रहा है ग्रामरली का, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ग्रामर पोर्शन ओपन हो जाएगा। बताएगा भाई इसमें कि आपके कहाँ कहाँ पर कितनी प्रॉब्लम्स हैं, कितने इसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं, वो सारी की सारी आपने रिमूव करनी है। अच्छा, जितना मर्जी यहाँ पर एक्सपर्ट राइटर बैठा हो, जब आपके ऊपर एक प्रॉपरली होता है ना कि भाई आपने काम करना है और इतनी देर में आपने ये काम करके देना है, तो आपसे ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो जाती हैं। आपने कहीं कॉमा नहीं लगाया, कहीं पर फुल स्टॉप नहीं लगाया, कहीं पर आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दी है, तो ये मिस्टेक्स आपको आती हैं, सामने नजर आएंगी। इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आपने इसमें टेंशन वाली बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं लेनी है आपने, यहाँ मसला नहीं करना कि यार ये मसला हो गया है कि मैं ग्रामेटिकल में ग्रामर में तो ग्रामर के स्पेलिंग बड़ी आ रहे हैं, ग्रामर मिस्टेक्स बड़ी हो रही हैं, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। तो ऐसी बात नहीं है। जस्ट आपके सामने ये टूल्स अवेलेबल हैं, टूल को इस्तेमाल करें और आप काम करें। स्टूडेंट्स ने जिसको आपने काम सेंड करना है उसका काम भी इसी के ऊपर चेक होना है, उसका काम भी ग्रामरली के ऊपर ही चेक होना है। तो जब आप यहाँ से उसको एग्जैक्ट करके भेजेंगे तो आगे क्या मसला आएगा। तो इसलिए टेंशन फ्री होकर काम करें। सिंपल देखें ये सारे मिस्टेक्स यहाँ पे निकली हैं। अब आपने करना क्या है, इन पे क्लिक करते जाएं और आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। क्लिक करते जाएं, सारे के सारे आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, सारी की सारी जो आपकी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हैं वो रिमूव हो जाएंगी।
तो मैं अभी सारी रिमूव करके अभी आपके सामने मैं दोबारा से हाजिर होता हूँ। तो दोस्तों मैंने सारी की सारी ग्रामर इसमें से क्लियर कर दिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मैंने यहाँ से रिमूव कर दिए। अब हमारे सामने जो मेन काम आता है वो है कि हमने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग आपकी बड़ी ज़बरदस्त होनी चाहिए, अच्छे से अच्छा अगर आपने प्रेजेंट किया हुआ है ना, तो फिर समझे कि आप का काम क्लाइंट को पसंद भी आएगा और आप उसको प्रॉपरली आगे दोबारा से वो बंदा आपको मज़ीद भी प्रोजेक्ट्स आपको करने के लिए मिल सकते हैं। तो अब हम इसका बनाएंगे, इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। ये ऊपर टाइटल आ गया। देन हम बात करेंगे नेम ऑफ स्टूडेंट, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है, और इसको कर दें ब्रेक, पेज ब्रेक कर दिया। पेज ब्रेक करके ये नीचे आ गया। अब टेबल ऑफ कंटेंट भी एक अलग पेज पे होगा, इसको फिर पेज ब्रेक कर लिया हमने। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करना है। टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कैसे किया जाता है? टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के लिए मेरी जो वीडियो है वो यहाँ पर नीचे इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके भी आप गेट कर सकते हैं। यहाँ पर जस्ट मैं आपको शॉर्ट सा ओवरव्यू देता हूँ कि आपने किस तरह से टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करना है। तो मज़ीद अगर आपने इसको मज़ीद डेप्थ में जाकर सीखना है कि टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट करते हैं, तो मेरी वीडियो का लिंक यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। देखिए जो मेन हेड है, मेन हेड कौन कौन से हैं? इंट्रोडक्शन है, रिव्यू ऑफ एथिकल थीरीज है, मॉरल इश्यूज है, देन फाइंडिंग एंड एनालिसिस है, और कंक्लूजन रिकमेंडेशंस हैं, और फाइनली इसमें आता है रेफरेंसेस। ये हमारे मेन जो हेडिंग्स हैं वो ये वाली हैं। इनको आपने सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने इनको देना है ऑर्डर हेडिंग 1 का। हेडिंग 1 का ऑर्डर दे दिया। अब जो बाकी बच गए हैं ना, बाकी जो बच गए हैं उनको आपने किस तरह से लेके चलना है? ये देखें, इसमें अनएथिकल एम्प्लॉय, ये इसका ये मॉरल इश्यूज पहला था, तो ये इसका सब हेड हो जाएगा। ये दूसरा है और ये इसका तीसरा है, तो इसको हम कर देंगे हेडिंग 2। अब ये प्रपोज सोल्यूशन किसका है? इसका है ना, अनएथिकल एम्प्लॉय प्रैक्टिसेस, इसका जो है ना ये सब हेड है। इसको सेलेक्ट करें, इसको सेलेक्ट करें, ये इसका सब हेड है, ये इसका सब हेड है। इन्हें कर दें हेडिंग 3, ठीक है। हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3, इस तरह से आपने इनको ऑर्डर्स देने हैं। और इस तरह से आपका ये देखें, ये सारी की सारी ऑप्शंस आपकी क्लियर हो गई। अब हमने क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करना है। रेफरेंसेस में जाएं, रेफरेंस में जाके आपने क्लिक करना है टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने के बाद आपने यहाँ पर कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है और कर दें ओके। तो ये आपके सामने टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करके इसने प्रेजेंट कर दिया। ये टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया। अब इसकी मज़ीद आप सेटिंग कर लें। अगर आपने इनको ऑर्डर्स देने हैं, नंबरिंग करनी है, तो वो सब कुछ कर ले, ताकि आपको समझ आ सके कि भाई किस तरह से ये काम, इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा बना हुआ है। तो मैं अभी आपके सामने ये करके दोबारा से आपके सामने हाजिर होता हूँ। तो दोस्तों देखिए, मैंने आपके सामने इसकी सेटिंग कर ली है। ये फर्स्ट हेडिंग है, सेकंड हेडिंग है, थर्ड हेडिंग है, ये थर्ड का सब हेड है, ये सब हेड का सब हेड है, ये सेकंड है, ये उसका सब हेड है, ये थर्ड है, ये उसका सब हेड है। उसके बाद 4, 5, 6, ये सारी की सारी मैंने इनकी ऑर्डरिंग कर दी है। और उसके बाद मैंने इसको मज़ीद काम ये किया है कि मैंने कंट्रोल A करके सबका फॉन्ट मैंने टाइम न्यू रोमन कर दिया, टाइम्स न्यू रोमन मैंने सबका फॉन्ट कर दिया। और उसके बाद मैंने इसमें डबल स्पेस करके मैंने इस काम को प्रॉपरली एक फाइनल शेप, फाइनल टच दे दिया है। और टेबल ऑफ कंटेंट के बाद से पहले मैंने इसका टाइटल पेज ही मैंने यहाँ पर क्रिएट कर दिया है। अब करना क्या है, आपने यहाँ पर जो सीखने वाली बात है, समझने वाली बात है, वो ये है कि आपने यहाँ पर रनिंग हेड देना है। रनिंग हेड कैसे देते हैं? इंसर्ट में जाकर आपने यहाँ पर रनिंग हेड क्रिएट कर देने हैं, पेज नंबर ऐड कर देने हैं, रनिंग हेड बन जाएगा आपका। और फाइनली ये आपका एक जो प्रोजेक्ट है वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो गया है। अब मैं इसको दिखाता हूँ आपको कि इसे किस तरह से ये नज़र आएगा। इसको अगर हम प्रिंट प्रीव्यू में जाकर देखते हैं ना, तो ये देखें, ये टाइटल पेज आ गया इसका, ये टेबल ऑफ कंटेंट वाला पेज आ गया, देन ये इंट्रो वाला पेज, रिव्यू ऑफ एथिकल थीरीज, मॉरल इश्यूज कौन कौन से फेस करने पड़े हैं,
मॉरल इश्यूज कौन कौन से फेस करने पड़े हैं, उनके सोल्यूशंस क्या हैं, फाइंडिंग एंड एनालिसिस, और उसके बाद कंक्लूजन एंड रिकमेंडेशंस, और फाइनली ये आ गया रेफरेंसेस। तो इस तरह से आपका ये काम जो है वो मुकम्मल हो गया है। अब आप ये काम क्लाइंट को सेंड करेंगे तो क्लाइंट आपका ना सिर्फ खुश होगा बल्कि वो मज़ीद आपको प्रोजेक्ट्स करने के लिए मिल सकते हैं। और मज़ीद आपको इसका बेनिफिट ये होगा कि वो क्लाइंट अगर उसे काम पसंद आता है तो वो क्लाइंट आपको मज़ीद क्लाइंट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकता है। तो ये ओवरऑल इसका लिंक ओवरव्यू था किस तरह से आप काम करते हैं एकेडमिक राइटिंग के अंदर। कंटेंट राइटिंग का अगर किसी ने देखना है कि काम कंटेंट राइटिंग का जो प्रूफ है और प्रैक्टिकल किस तरह से किया जाता है तो वो आपको वो अवेलेबल है, वो भी आप इसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से आप गेट कर सकते हैं। ये एकेडमिक राइटिंग का मैंने आपके सामने प्रैक्टिकल करके दिखा दिया है। अब इसी काम को अगर हमने पावर पॉइंट में कन्वर्ट करना हो, पावर पॉइंट स्लाइड्स में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से करते हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली कमेंट्स करके और लाइक करके हमारी वीडियो को ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा। और जाते जाते मैं आपको दोबारा यही कहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।